राजस्थान के अंतर्गत स्कूल शिक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का धुरीना के स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं विनोद जांगिड़ ज्योग्राफी टीचर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आज आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय की जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यही कोशिश की जाती है कि शिक्षा है उस शिक्षा को और बच्चों तक आसानी से पहुंचाया जाए, और उसको पहुंचाने का हमारे पास वर्तमान में सीधा सा माध्यम है कि हमारे YouTube चैनल, या हम कहते हैं मोबाइल। तो उसी के तहत हमारा ये स्कूल शिक्षा जो धुरीना का YouTube चैनल है, इसकी एक मुहिम है। उस मुहिम को और हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसी में मैं आपका स्वागत करूंगा ज्योग्राफी में स्पेशल, और ज्योग्राफी जो स्कूल के अंतर्गत 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब 12th क्लास में आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, या मैं यूँ कहूँ कि 2019 और 20 के स्टूडेंट जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उनका तो लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है, किंतु अब आगे आने वाला जो सेशन है, उस सेशन के अंतर्गत जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस क्लासों को ज़रूर ज्वाइन करें, और यहाँ हर चीज़ को आप समझने के लिए बेहतर जो तरीके हैं उनको आप समझें। तो इसी के दौरान हमारी एक मुहिम है। दूसरा ये भी कहूँगा कि 12th की आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, उसके साथ साथ आप 11th में क्या पढ़ के आए हो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी 11th क्लास और उसमें जो सब्जेक्ट है वो अगर आपका बेसिक अच्छा कवर किया हुआ है, तो 12th वाला और ज़्यादा बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि 11th का जो सिलेबस है आप फ्यूचर के अंतर्गत देखोगे तो कॉलेज के अंतर्गत वही आएगा। 11th क्लास के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी है वो फर्स्ट ईयर फाइनल में होगी। 12th क्लास में अगर आप पढ़ते हो तो यही 12th क्लास का सिलेबस आपका BA सेकेंड ईयर के अंतर्गत होगा, फाइनल के अंतर्गत होता। तो यानी 11th और 12th दोनों का जो कॉम्बो है वो पूरा का पूरा आप कॉलेज के अंतर्गत जो एजुकेशन लेते हैं उसमें रोल आता है। और यही नहीं, फ्यूचर में आने वाला जो भी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, उस कंपटीशन एग्ज़ाम के अंतर्गत भी इनका रोल है। तो अब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। यहाँ आप जैसे 12th में आते हो, क्योंकि 11th के अंतर्गत आप पढ़ते हो तो आपके ऊपर बोर्ड का क्लासेस का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता। आपको लगता है बस नॉर्मल क्लास है, पास हो जाएंगे। किंतु जी 12th के अंतर्गत आ रहे हो तो 12th में आपको इसकी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि हाँ 12th में हमारा क्या सिलेबस रहेगा, उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, फिर उसमें हमारी इम्प्रूवमेंट कैसी होनी चाहिए। और स्पेशली वो बच्चे जो प्लानिंग सोचते हैं, करते हैं कि 90 है या 90, अब वो जो परसेंटेज की सोचते हैं उनके लिए तो विशेष हो जाता है। या कुछ यूँ कहूँ कि जो लो कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनको ये लगता है कि पास होंगे या नहीं, उनके लिए होता है। क्योंकि मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके इतना ज़्यादा कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते, वो आसानी से पास हो जाते हैं। तो यहाँ 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका थोड़ा सा पैटर्न कि क्या सिलेबस रहता है, कैसे नंबरिंग आते हैं, उन सभी बातों पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले, ताकि आपको उसका बेसिक तो पता हो। उसके बाद हम इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये बेसिक सा नॉलेज जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 12th जो क्लास है, और उस 12th क्लास में जो हम कह रहे हैं ज्योग्राफी, तो इसमें सीधी सीधी बातें होती हैं कि इसमें आपका जो टोटल नंबरिंग है, या मैं यूँ कहूँ ये जो सब्जेक्ट है आपको भी पता है 100 नंबर का होता है। दूसरा, इसके अंतर्गत आपके समय की अगर बात की जाए वर्तमान समय में, तो वो है आपका लगभग 3 घंटे और 15 मिनट। तो ये दो बातें ज़रूरी है। पहले तो आपको ये तो पता हो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का है, तो पूरा 100 नंबर का अंक का होगा, किंतु इसको हम अभी डिवाइड करेंगे कैसे कैसे होगा। और जो बोर्ड एग्जाम की जो बात होगी उसके अंतर्गत आपको जो टाइम मिलेगा वो टाइम कितना मिलेगा, वो हम कह सकते हैं 3.25 घंटे। किंतु ये जो अंकों की बात है, इस अंक वाले को, इसको यहाँ डिवाइड किया हुआ है, और डिवाइड किया हुआ है और कितने भागों में वो देखना। तो ये जो 100 अंक का जो फुल हम कह रहे हैं हमारा जो पूरा रेशो बनता है, उस रेशो को यहाँ डिवाइड किया हुआ है अलग अलग अंकों में। और उस अंकों के अंतर्गत आता है, एक तो आता है आपका 56 अंक का काम, 56 नंबर का जो काम होगा वो। उसके बाद यूँ कहूँ मैं, एक आपका होगा
30 नंबर का काम और एक होगा आपका 14 नंबर का काम। यानी 100 है तो वो पूरा कंप्लीट हो गया, किंतु उस 100 को यहाँ और 3 अलग अलग पार्टों में आप पढ़ते हैं, देखते हैं, जिसमें एक 56 नंबर का काम होगा, एक 30 नंबर का काम होगा, एक 14 नंबर का काम होगा। ये जो है आपका 56 नंबर है, वो 56 नंबर का पूरा आपका थ्योरिकल है, या मैं यूँ कह दूँ वो आपका किससे रिलेटेड है, किताबों से है, या हम कहें कि आपकी जो बुक है उस बुक में से आने वाला ये पूरा का पूरा पार्ट है। ये जो है ये आपका प्रैक्टिकल है, 30 अंक है। यूँ कहें कि आपका जो प्रायोगिक परीक्षा होती है उस प्रायोगिक परीक्षा का अंक बार है वो आपका 30 नंबर का रहता है, और ये रहता है आपका स्कूल से भेजे जाने वाले सत्रांक, और वो सत्रांक आपके 14 अंक के। तो यानी जो ज्योग्राफी जिसकी हम बात करें 100 अंक होंगे, पूरा नंबर होगा, किंतु उन 100 अंकों को आप ध्यान रखें डिवाइड करेंगे। ये जो 56 नंबर का काम है इसके लिए आपको टाइम मिलता है ये 3.25 घंटे। 56 नंबर आपका बुक से, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल से, और रहा ये 14 नंबर का काम जो स्कूल भेजता है सत्रांक के, या मैं यूँ कह दूँ ये 30 और 14 44 नंबर ये डिपेंड करते हैं आप पर पहले तो, और फिर स्कूल पर। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत सत्रांक में आप कितने टाइम कैसे प्रेजेंट रहते हो, आपका स्कूल में डिसिप्लिन कैसा है, आपका सारा ऑल ओवर जो व्यू है वो देखा जाता है, उसके आधार पर भेजा जाता है। और ये 30 नंबर जो आप फाइलें तैयार करते हो, पेपर देते हो, फील्ड का जो काम करते हो, या वाइबा वगैरह होता है, इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो ये 44 नंबर का काम है वो आप पे और स्कूल के कॉम्बिनेशन पर, दोनों पे डिपेंड करता है। उम्मीद ये की जाती है कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलें, कि 14 में से जितना हो सकता है स्कूल भेजे। और इस प्रैक्टिकल की बात है तो उस प्रैक्टिकल को भी अगर हम चाहें तो जितना हो सकता है इसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। किंतु मुद्दा बात यहाँ आ जाती है ये, क्योंकि ये सारा का सारा काम आपका बुक का है, और इसी बुक से ही आपको और आगे मेन एग्ज़ाम है वो देना होता है। तो इस बुक का क्या रोल है वो देखिए, इस बुक का यहाँ क्या रोल होगा वो। तो ये जो बुक के अंतर्गत जो 56 नंबर की बात है, उस 56 नंबर के लिए आपका प्रयास होगा, तो यहाँ ध्यान रखना आपके पास हो जाएंगी बुक होंगी 2। यानी वैसे तो एक बुक है, किंतु एक बुक में ही 2 अलग अलग पार्ट हैं। एक पार्ट है उसमें आता है मानव भूगोल के मूल तत्व, मानव भूगोल के मूल तत्व, और दूसरा है भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, कि भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। तो ये आपके टोटल 56 नंबर का काम है, वो इन 2 किताबों से, या मैं यूँ कहूँ एक ही किताब के 2 अलग अलग पार्ट इनसे, या फिर इनकी टोटल नंबरिंग आप कह सकते हो। तो 28 नंबर का काम तो एक बुक से होगा, और 28 नंबर का काम दूसरी बुक से होगा, और टोटल हो जाएगा आपका ये 56 नंबर। तो सीधी सीधी बात है भी, आपका ये बेसिक सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप पहले ये तो देखें भी आप क्या पढ़ने जा रहे हो, उसके अंतर्गत क्या कुछ नंबरिंग है, क्या सिस्टम है, उसको आप फॉलो करके आपकी जो परसेंटेज ग्रोथ है उसको आप बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 12th क्लास की ज्योग्राफी टोटल हम कह रहे हैं कि 100 नंबरिंग का होता है। यहाँ आपको टाइम मिलता है तो 3.25 घंटे, किंतु इस 100 अंकों को यहाँ अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ। 56 नंबर का काम है वो किताबों से आएगा, और इसी के लिए आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर 30 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसके अलग अलग प्रोसीजर हैं, उसमें भी अलग अलग डिवाइडेशन है नंबरों का, वो आपको मिलेगा। और फिर 14 अंक की बात है तो वो आपका होगा स्कूल से भेजे जाने वाले सत्रांक। अब बात थी तो इस बुक वाले 56 नंबर की, तो जिस पे हमने कहा है आपके यहाँ 12th क्लास की ज्योग्राफी में बुक एक ही है, किंतु उसमें अलग अलग पार्ट हैं। उनमें एक है तो वो है मानव भूगोल के मूल तत्व, और दूसरा है तो वो है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। 28 नंबर का काम एक बुक से और 28 नंबर का काम दूसरी बुक से। किंतु ये एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जब आप किताब पढ़ते हो तो ये जो वाला फर्स्ट वाला ये पोर्शन है,
ये वाला। इसको अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत आप क्या देखोगे, यहां आने वाले जो चैप्टर हैं, इसमें आने वाले जो चैप्टर हैं वो चैप्टर हैं 12 और इसके अंतर्गत आने वाले जो चैप्टर हैं वो है 13, यानी टोटल आपके चैप्टर हैं, तो टोटल चैप्टर आपके यहाँ बनेंगे 25। ये 25 चैप्टर हैं और इन 25 चैप्टरों से ही आपके और अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, किंतु जब आप बुक देखोगे तो उस बुक में अलग अलग चैप्टर का अलग अलग रोल होता है। 2-2 नंबर के भी मिलेंगे, 4-4 के मिलेंगे, 5-5 के, मैक्सिमम आपका कोई भी जो चैप्टर हो सकता है, या 2 या 3 चैप्टर मिलके, और मैक्सिमम आपके 6 नंबर का और चैप्टर या बनेगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो पहला तो आपका ये पार्ट है जिसमें आपको बेसिक पता हो कि हाँ ये है। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम आगे के पेपर पर, ये आपका पेपर कैसा आता है उसके बारे में आपको नॉलेज होगा, तो वो जरूरी है, वो और देखें आप। तो जो पेपर आएगा आपका 12th क्लास का और ज्योग्राफी का, जिसकी हमने बात की थी, आपका ये मार्क्स होगा, वो मार्क्स होंगे आपके कितने का, 56 नंबर का, और आपको जो टाइम मिलेगा जिसकी हमने बात की थी, टाइम होगा आपका लगभग 3.25 घंटे। अब इसमें आपको ज़्यादा नहीं, बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखने, क्यों, क्योंकि यहाँ ये जरूरी है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो अपने नंबरों को कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो वीक जो स्टूडेंट हैं वो पास होने के लिए क्या कर सकते हैं बेहतर। तो इसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत आपको और स्टार्ट में पेपर पर अलग से डायरेक्शन या दिशा निर्देश दिए मिलेंगे, जिसमें आप क्या देखोगे, 1 से और 13 नंबर तक जो क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर और 13 नंबर तक जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल होंगे कितने के, एक अंक के, या मैं यूं कह दूं 13, यानी 1 से लेकर और 13 तक क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 13 नंबर का आपका काम ये होगा। दूसरा है आपका 14 से लेकर और 24 तक, यहाँ दो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका है 2 अंक का, या यूं कहूँ 11 क्वेश्चन बनेंगे, 2 अंक का होगा, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 22। यहाँ आपके टोटल होंगे 22। इन्हीं क्वेश्चनों में, इन्हीं के अंतर्गत क्या है, 22 नंबर, 23 नंबर और ये 24 नंबर, ये जो 3 क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन होंगे, तो ये होंगे किससे रिलेटेड होंगे, मैप से। इनके अंतर्गत आपके मैप आता है, और उस मैप में क्या होगा, राजस्थान का मैप, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप, और प्रत्येक मैप है वो प्रत्येक मैप आपका कितने नंबर का होगा, 2-2 नंबर का। प्रत्येक मैप है वो आपका 2-2 नंबर का होगा, तो 2 और 2 4 2 6, यानी राजस्थान, भारत और विश्व का जो मैप है आपके वो 6 नंबर का काम यहाँ आप मैप से करोगे। ये हो जाता है इतना। इसके बाद देखें 25 से लेकर और 27 नंबर तक क्वेश्चन है, 25 से 27 तक प्रत्येक क्वेश्चन है तो कितने का है, 3 अंक का है, 3 क्वेश्चन है, तो ये आपका हो गया टोटल 9 नंबर का काम, ये आपका टोटल हो जाएगा 9 नंबर का काम। और उसके बाद है लास्ट 28, 29 और 23, यहाँ 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन है 4 अंक का, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे टोटल आपके 12। और अब मैं यूँ कह दूँ आपका टोटल होगा वो होगा 56 नंबर, 56 नंबर का ये काम है। और ये है आपका इस सिस्टम से 1 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 1-1 अंक के, 14 से लेकर 24 तक होगा तो वो 2-2 नंबर का। इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है 22, 23 और 24 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपको मैप मिलता है, उस मैप के अंतर्गत आप क्या देखते हो, राजस्थान का भी है, इंडिया का है और विश्व का मैप होगा, और उसमें प्रत्येक मैप है वो होता है 2-2 नंबर का। 25, 26, 27 प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 क्वेश्चन है 9 नंबर।
28, 29 और 30 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 12 नंबर। यहाँ और ध्यान रख लें, जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है अथवा दिया जाता है। कि लास्ट नंबर 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा कि अथवा भी मिल सकता है, 2 होंगे, उन 2 में से कोई सा भी एक कर सकते हो। तो अब आप इस प्रोसेस से भी आपके यहाँ इनमें प्रॉब्लम होती है तो इन पे विशेष ध्यान दें। इन पे आती है, ये भी आपका मेन है, क्योंकि अगर इसमें आधा आधा नंबर भी अगर कहीं कटता है आपका, क्योंकि आधे आधे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो अगर उनमें आधा भी नंबर अगर आपका कट रहा है तो भी आप 100 आउट ऑफ 100 यानी 56 में से 56 नहीं ला सकते। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आप ज़्यादा थ्योरी भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रख सकते, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी कि 12th क्लास की ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में जो टोटल 100 नंबर का मार्क्स होता है उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम होता है, और बाद के अंतर्गत जो पेपर आपका प्रिंट होकर आपके सामने आता है उस पेपर को आप कैसे कवर करते हो, उसमें आप कोशिश करते हो कि आउट ऑफ लेके आएँ 56 में से 56। वहाँ आप ये इस सिस्टम से आप चलें, तैयारी करें। उम्मीद जैसी आप करते हो आपका रिजल्ट वैसा जरूर आता है। तो ये तो है जी हमारी चर्चा किसको लेकर, बेसिक सार को लेकर। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आज, और आज हम स्टार्ट करेंगे कोई सी एक बुक का और कोई भी एक फर्स्ट चैप्टर। क्यों? क्योंकि एक को स्टार्ट करने के बाद दूसरा, दूसरे को तीसरा। यहाँ ये जरूरी होता है कि फर्स्ट चैप्टर आपने जो पढ़ा है अगर उसको बढ़िया तरीके से कवर करते हो तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, या नेक्स्ट चैप्टरों के अंतर्गत पीछे वाले चैप्टर से जुड़ी हुई बातें आपके कहीं कहीं बीच बीच के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ आज हम स्टार्ट करेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल के मूल तत्व, ये आपकी बुक, और बुक में ये फर्स्ट मैं कह सकता हूँ बुक या फर्स्ट आपका एक पार्ट कि 12th क्लास की जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी में 2 किताबें है, एक ही एक में 2 पार्ट। तो फर्स्ट आपका पार्ट है मानव भूगोल, मानव भूगोल के मूल तत्व। और जब मानव भूगोल की बात आती है ये आप BA सेकेंडरी में पढ़ते हो, ह्यूमन ज्योग्राफी। इस मानव भूगोल के मूल तत्व और इसके अंतर्गत आता है आपका अध्याय कह दें, चैप्टर कह दें तो अध्याय फर्स्ट मानव भूगोल, मानव भूगोल के मूल तत्व। इसके अंतर्गत आपका चैप्टर आता है फर्स्ट, और वो फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल का अर्थ। कि मानव भूगोल है, उस मानव भूगोल का अर्थ, उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के अंतर्गत और मानव भूगोल के मूल तत्व इस बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र। अब यहाँ आपको थ्योरिकल बातें भी समझनी पड़ेगी, जो मैं बोलूँगा वो भी आप समझें, उसके अलावा जितना ज़रूरत का होगा वो पार्ट यहाँ समझेंगे। दूसरी बात ध्यान दे देना, अगर इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, बनता है, तो 1 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता, क्योंकि ये चैप्टर है मैक्सिमम 1 से लेकर 2 नंबर का। तो यहाँ इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा यही है, उम्मीद है कि वो शॉर्ट से शॉर्ट होगा, छोटे से छोटा क्वेश्चन बनेगा, और जो शब्द सीमा है वो उसकी अधिकतम आप यहाँ 15 से और 20 शब्द रख सकते हैं, सीधा हिसाब से जो भी है वो पूछा जाएगा। अब इसमें हमारा फर्स्ट है कि मानव भूगोल का अर्थ। अगर मानव भूगोल का अर्थ है उसकी बात की जाए तो सीधा सा अर्थ है कि भूगोल का अर्थ आप कहते हो भू, और गोल का मतलब यहाँ पूरी की पूरी पृथ्वी है। उस पृथ्वी के बारे में जब अध्ययन करते हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है तो अपने 11th क्लास में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ ज्योग्राफी से स्टार्ट किया जाता है, तो भूगोल के अंतर्गत उसके अर्थ को लेकर कि पूरी पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी का विस्तृत अध्ययन करना, और पृथ्वी
उस पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो उसके ऊपर किसके बारे में हम पढ़ेंगे? मनुष्य के बारे में, कि पूरी पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र विशेष में मनुष्य निवास करता है तो उस मनुष्य के जो भी पूरे के पूरे क्रियाकलाप हैं, उनकी जो भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तो यहाँ सीधा सरल शब्दों में हम कह सकते हैं पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर मानवीय जो क्रियाकलाप है, पृथ्वी है उस पृथ्वी पर, और मानवीय जो क्रियाकलाप है, मानवीय क्रियाकलापों का जो विस्तृत अध्ययन किया जाए वो कैसा है, किस क्षेत्र में रहता है, किस प्रकार की दशाएं हैं, जो विस्तृत अध्ययन होता है उसी अध्ययन को ही हम कह सकते हैं वही होता है हमारा मानव भूगोल। कि मानव भूगोल का सीधा सीधा अर्थ हो गया कि पूरी पृथ्वी, उस पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र विशेष पर रहने वाला मनुष्य, उस मनुष्य के क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन करना है, वो अध्ययन करना ही वही कहलाता है हमारा मानव भूगोल। अब इसी अर्थ को लेकर और यहाँ आपके लिए जो क्वेश्चन बनते हैं या जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। यहाँ आपको क्या दिए जाते हैं? एग्जाम्पल किसके? अलग अलग भूगोल वेताओं के, अलग अलग विद्वानों के, या उनकी अलग अलग परिभाषाएं दी जाती हैं कि उन विद्वानों के अनुसार मानव भूगोल का अर्थ बताइए। तो इसमें आपके क्या हैं? नंबर एक विद्वान आते हैं रैटजेल, एक विद्वान है रैटजेल। अब ये है कहाँ के? तो ये मूल रूप से हैं जर्मनी के। कि रैटजेल है तो ये रैटजेल मूल रूप से जर्मनी के हैं। अब इन्होंने क्या किया है? मानव भूगोल है, उस मानव भूगोल की परिभाषा दी है, और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं यहाँ पर कि रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल का अर्थ है वो बताइए। तो रैटजेल ने क्या कहा है कि मानव संबंध तथा धरातल कह दें, पृथ्वी कह दें, धरातल के संश्लिष्ट मानव संबंध तथा धरातल के संश्लिष्ट यानी आपसी संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें क्या आएगा? एक तो मानव आ गया या मनुष्य के क्रियाकलाप आ गए, एक आ गया धरातल, यानी क्या आ गई? यहाँ पृथ्वी आ गई। तो वही बातें हैं कि पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर मनुष्य रह रहा है। अब पृथ्वी और मनुष्य के आपसी जो संबंध कैसे हैं, क्या वो उन क्षेत्रों में निवास करता है, वहाँ की दशाएं उसके अनुकूल है, उन दशाओं के हिसाब से वो रह सकता है या नहीं रह सकता, अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, कैसा वहाँ का जीवन स्तर है, आसपास का वातावरण है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, सारी की सारी गतिविधियाँ, या वहाँ संसाधन कैसे, ये सारी बातें उसके अंतर्गत आती हैं। तो उन्हीं आपसी संबंधों का जो अध्ययन है, उस अध्ययन को ही रैटजेल के अनुसार क्या माना जाता है? मानव भूगोल माना जाता है। कि मानव संबंध तथा धरातल के संश्लिष्ट या आपसी संबंधों का अध्ययन ही वो अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। एक तो ये। दूसरा, इसी में देखो ये जो रैटजेल है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है और काफी बार इसके बारे में पूछा जाता है कि जो रैटजेल विद्वान है जो जर्मनी के है, इनकी एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। उस पुस्तक के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये पुस्तक है तो उस पुस्तक के लेखक बताइए, या रैटजेल की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम बताइए। तो वो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। कि रैटजेल विद्वान की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इसी पुस्तक के अंतर्गत और इन्होंने मानव भूगोल का जो अर्थ है उस अर्थ को परिभाषित किया है। फिर एक बात और, यही जो रैटजेल है, यही जो विद्वान है,
इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आधुनिक भूगोल का जनक। कि रेड जेल है, इन रेड जेल को ही कहा जाता है आधुनिक जो भूगोल, या हम यहाँ कहें आधुनिक मानव भूगोल। आधुनिक मानव भूगोल है, उस आधुनिक मानव भूगोल के जनक है, तो वो जनक माने जाते हैं रेड जेल। अब एक बार इसको रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कहा था हमारे पास बुक है मानव भूगोल के मूल तत्व। उस बुक के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल का अर्थ, उसकी प्रकृति कैसी है और उसका विषय क्षेत्र कैसा है। अब इसके बारे के अंतर्गत अर्थ अगर लिया जाए सीधे सीधे सरल शब्दों में, तो ये होता है कि मानव के जो क्रियाकलाप हैं, और वो क्रियाकलाप किससे संबंधित है? पृथ्वी से। तो मानव के क्रियाकलापों का एक विस्तृत जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को ही हम कहते हैं, तो वही हमारे पास है मानव भूगोल। अब हमसे जो पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होता है, उसकी उम्मीद यहाँ करते हैं हम कि आपको वहाँ बुक के अंतर्गत दिया मिलेगा कि विभिन्न विद्वान हैं, उन विद्वानों के अनुसार और मानव भूगोल का अर्थ। तब आप क्या देखोगे? वहाँ देखोगे एक नाम दिया मिलेगा आपको रेड जेल। रेड जेल है वो मूल रूप से हैं तो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। रेड जेल ने क्या परिभाषा दी है कि मानव जो संबंध है, मानव क्या है? संबंध है, और धरातल के संश्लिष्ट संबंध, मानवीय संबंध, धरातल के आपसी संबंध है, उन संबंधों का ही और एक विस्तृत अध्ययन, वो अध्ययन ही वही कहलाता है मानव भूगोल। दूसरी बात है, रेड जेल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी। अब इन्हों को, यानी जो ये हैं रेड जेल है, रेड जेल को क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का पिता कह दें, आधुनिक मानव भूगोल का इन्हें जनक माने जाते हैं। आधुनिक मानव भूगोल का इन्हें पिता कह दो, आधुनिक मानव भूगोल का इन्हें माना जाता है, तो वो माने जाते हैं जनक। अब देखिए नंबर 2, एक नाम आता है एलन सैंपल। एक नाम है एलन सैंपल। अब ये एलन सैंपल है, ये है तो ये कहाँ से संबंधित है? ये मूल रूप से संबंधित है तो कहाँ? अमेरिका से। एलन सैंपल है तो ये मूल रूप से अमेरिका से है। और ये क्या है? ये है रेड जेल की शिष्या। ये एलन सैंपल है तो ये एलन सैंपल है रेड जेल की शिष्या है, यानी ये एलन सैंपल एक महिला हो गई। एलन सैंपल है, एलन सैंपल ने और मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है। अब वो परिभाषा क्या है? इन्होंने क्या कहा है? चंचल मानव तथा अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी के आपसी संबंधों, आपसी संबंधों का विस्तृत अध्ययन ही, विस्तृत अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। विस्तृत अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पहले तो एलन सैंपल, ये सैंपल है, या कई जगह आपको ये भी मिलेगा सैंपल भी, तो ये मूल रूप से अमेरिका से है। दूसरा ध्यान रखें, ये रेड जेल की शिष्या है। तीसरी बात है तो एलन सैंपल है, इन्होंने जो परिभाषा दी है कि मानव है वो कैसा है? चंचल है, यानी वो किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई गतिविधि क्रियाकलाप करता रहता है, तो मानव है वो चंचल है। और जो पृथ्वी है वो पृथ्वी क्या है? अस्थायी। अगर स्थायी होता तो मतलब वो स्थिर है, अस्थायी का मतलब वो भी कहीं ना कहीं निरंतर गतिशील है।
तो मनुष्य भी चंचल है, उसमें भी कोई ना कोई नया परिवर्तन होता रहता है, और पृथ्वी है वो पृथ्वी भी निरंतर गतिशील है। तो इन दोनों के आपसी जो संबंध है, उन आपसी संबंधों का ही विस्तृत जो अध्ययन है, उस विस्तृत अध्ययन को ही कहा जाता है, वही कहलाता है आपका मानव भूगोल। अब ये जो सैंपल हैं, उन सैंपल के बारे में एक बात और विशेष, एलन जो सैंपल है उनके बारे में जो विशेष बात है, वो विशेष बात है, ये क्या है, नियतिवाद। नियतिवाद की कट्टर समर्थक हैं। ये नियतिवाद की कट्टर समर्थक हैं। अब आपको यहाँ इन दो बातों का अर्थ पता होना चाहिए, एक तो नियतिवाद क्या होता है और एक ये जो कट्टर समर्थक है ये क्या होता है। तो कट्टर समर्थक का मतलब होता है हम किसी के अंतर्गत जो आस्था रखते हैं, जैसे कोई भी धर्म है, किसी भी क्षेत्र विशेष के बारे में आप बात कर लो, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर लो, उस पर हमारे जो विचार है, और विपरीत हमारे विपरीत कोई व्यक्ति है, वो हमारे से उस बात को लेकर और जब चर्चा करता है तो हम हमारे बातों पर अड़े रहते हैं, उसकी बात को एक प्रकार से स्वीकार नहीं करते, हम हमारा ही जो बात है विषय उस पर पूर्ण रूप से और निरंतर कोशिश करते हैं उसको हर प्रकार से सत्य साबित करने की। तो वो कट्टर समर्थक होता है। नियतिवाद का मतलब होता है किस पर निर्भर होना, निश्चय है, और ये निश्चय किस पर होता है, प्रकृति पर, कि मनुष्य है वो ज़्यादा शक्तिशाली है या प्रकृति ज़्यादा शक्तिशाली है, कि मनुष्य ज़्यादा शक्तिशाली है, प्रकृति ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मनुष्य जो है वो हमेशा कार्य करता है किसके अधीन रहते हुए, प्रकृति के अधीन रहते हुए। आगे इस चैप्टर में जब हम चर्चा करेंगे ना, तो वहाँ अलग अलग ऐसी बातें आएंगी, प्राचीन समय की क्या जीवन शैली थी, मध्यकाल के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुआ, आधुनिक समय के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुआ। तो जो प्राचीन शैली थी उसमें उसके अंतर्गत नियतिवाद है, उस नियतिवाद को प्रधानता दी जाती थी। और नियतिवाद का मतलब है जैसी प्रकृति करती है मनुष्य का उसी के अनुसार जीवन यापन करना, प्रकृति की शक्तियां हैं उसको स्वीकार करना, उसी के अनुसार क्रियाकलाप करना। और अगर हम प्रकृति से हटकर और कोई कार्य करने चाहते हैं, किंतु अगर प्रकृति की हम अवहेलना करते हैं या कुछ ऐसे नियम बना देते हैं जिससे विपरीत प्रभाव अगर प्रकृति पर पड़ता है, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। जैसा वर्तमान समय में हम कह सकते हैं 2020, जिसके अंतर्गत कोरोना जैसी एक महामारी फैली हुई है, उस महामारी में आप क्या देख रहे हो, सर्वशक्तिमान अगर है तो मनुष्य न होकर क्या है, प्रकृति है। मनुष्य चुपचाप बैठा है अपने घर पर और प्रकृति है वो जैसा जो करना चाहती है वो कर रही है, किंतु ये सारा का सारा काम किसका किया कराया है, मनुष्य क्या है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, प्रकृति के विरुद्ध जाकर और ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जिसका विपरीत प्रभाव आज हमें यहाँ देखने को या झेलने को मिल रहा है। तो यहाँ एलन सैंपल है। एलन सैंपल मूल रूप से अमेरिका की रेड जेल की शिष्या, और इनकी जो दी गई परिभाषा उसमें मानव चंचल है और पृथ्वी अस्थायी है। इन दोनों के बीच का जो आपसी संबंध है, उन संबंधों का एक विस्तृत अध्ययन है, उस अध्ययन को ही कहा जाता है मानव भूगोल। और यहाँ विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि एलन सैंपल है वो नियतिवाद की कट्टर समर्थक है। इन दोनों के बारे में आपको बता दिया। अब एक और आते हैं नंबर 3। वो नंबर 3 है, वो है हमारे पास विडाल डी ला ब्लास, कि यहां एक विद्वान और आते हैं और वो हैं विडाल डी ला ब्लास। ये विडाल डी ला ब्लास है तो ये कहाँ के हैं, ये हैं फ्रांस के। अब यहाँ बातें ध्यान रखने वाली बात है, रेड जेल थे तो रेड जेल थे जर्मनी के, दूसरा था सैंपल थी अमेरिका की। विडाल डी ला ब्लास है तो विडाल डी ला ब्लास कहाँ से हैं, फ्रांस के हैं। अब इन्होंने जो परिभाषा दी है, यानी विडाल डी ला ब्लास है, विडाल डी ला ब्लास ने और जो परिभाषा दी है उस परिभाषा में इन्होंने क्या कहा है, वही बातें हैं। मानव तथा पृथ्वी, वही बातें हैं। मनुष्य आ गया और पृथ्वी आ गई,
मनुष्य और पृथ्वी के क्रियाकलाप और इन क्रियाकलापों का अध्ययन। मनुष्य है और पृथ्वी, उन पृथ्वी के क्रियाकलापों का अध्ययन, वो अध्ययन ही कहलाता है यहाँ। तो वो भी है यहाँ मानव भूगोल। किंतु इसके अंतर्गत क्या है, समय समय पर प्रकृति के नियम बनते रहते हैं और नियमों को यहाँ स्वीकार भी किया जाता है। तो यहाँ प्रकृति के द्वारा बने हुए नियम है, उन नियमों को स्वीकार करते हुए और मनुष्य का जीवन यापन करना, वही आता है किसमें, मानव भूगोल में। अब ये जो ब्लास है, इनके बारे में एक बात और, तो इनके बारे में कहा जाता है, ब्लास को माना जाता है संभववाद का जनक। ब्लास है तो इन ब्लास को माना जाता है कि ये है, तो ये हैं संभववाद के जनक माने जाते हैं। अब आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि जी ये संभववाद क्या होता है। तो इस संभववाद में क्या होता है, एक तो होता है नियतिवाद, जिसमें हम क्या कहते हैं, प्रकृति की शक्तियों के अधीन रहते हुए मनुष्य का क्रियाकलाप करना। संभववाद का मतलब होता है कि प्रकृति हमें समय समय पर और अलग अलग अवसर देती है, अलग अलग ऑप्शन देती है। उन अवसर का हम सदुपयोग करते हुए जब कोई कार्य या क्रियाकलाप करते हैं, किसी असंभव कार्य को, और जब हम संभव करते हैं तो उसे कहा जाता है संभववाद। कि प्रकृति है वो समय समय पर क्या करती है, मनुष्य को अवसर देती है और उन अवसरों का सदुपयोग करते हुए हम जब क्रिया या कार्यकलाप करते हैं, जो असंभव प्रतीत होते हैं उनको हम संभव बनाते हैं, जो नामुमकिन से लगते हैं उनको हम मुमकिन बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है, वो कहलाते हैं संभववाद। तो यहाँ पर विडाल्डी लाप्लास का संबंध है, तो वो है किससे, संभववाद से। अब एक जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक आएगा नवनियतिवाद, एक है नियतिवाद, एक है हमारा संभववाद, एक आएगा आगे हमारे नवनियतिवाद। तो भाई स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर, उस फर्स्ट चैप्टर में ये जो तीन परिभाषाएं हैं, रैटजेल की, एलन सैम्पल की और एक विडाल्डी ब्लास की, हमेशा ध्यान रखना, एक साल पर दूसरे साल पर कहीं ना कहीं इन तीन परिभाषाओं में से कोई ना कोई एक परिभाषा या जो रैटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक है उसके बारे में अवश्य पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ये मान के चलो आपका एक नंबर का काम या इन दो तीन परिभाषाओं से हो जाता है। किंतु आपको ध्यान हो कि इन परिभाषाओं का सीधा सीधा जो सार है या मेन जो बातें हैं, वो बातें वही लिखनी होती हैं 15-20 शब्दों में, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसा नंबर है उतने नंबर के हिसाब से आपको वहाँ आगे आंसर लिखना होता है। अब इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से समझें। जो आप प्लानिंग करने जा रहे हैं 12th क्लास के अंतर्गत ज्योग्राफी आर्ट्स फैकल्टी में आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये आपका फर्स्ट लेसन। तो उम्मीद करूँगा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले की जो प्रोसेसिंग प्रक्रिया थी कि 12th क्लास की ज्योग्राफी के अंतर्गत जो मार्क सिस्टम होता है वो क्या होता है। तो जल्द ही मिलते हैं नई क्लास के अंतर्गत। एक बार आपका फिर धन्यवाद और फिर नए लेसन के साथ फिर दोबारा आपके लिए शुभकामनाएं।